सबको ओम शांति। आज हम सब लोग अतीत में दबे पांव जो ओम थानवी दत्त जी के द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत है, उसके बहुविकल्पी का अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या किसी में नहीं? तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात महानगरों की श्रेणी में भी आता है और सबसे सुव्यवस्थित नगर भी है दुनिया का ये। तो इस प्रकार से भारत के लिए भी गौरव की बात है कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, यही इसका महत्व है। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो, बीजिंग, न्यूयॉर्क या रोम? तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो ही दुनिया का सबसे प्राचीन नियोजित शहर है। नियोजित शहर से तात्पर्य होता है कि जहाँ की सड़कें, जहाँ की मकान की व्यवस्था सब एकदम निर्धारित क्रम से हो, तो उसे हम कहते हैं नियोजित शहर। तो नियोजित शहरों में और यहाँ पर जो कुएं पाए गए हैं वह भी इसकी सुव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस प्रकार से भारत ही अपने शहरों में सर्वश्रेष्ठ है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना जाता है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तो जिसे राजधानी भी माना गया है मोहनजोदड़ो को। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का यह केंद्र है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लिए यह नगर के आदर्श नियोजन का सबसे बड़ा उदाहरण भी है और इसके माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति सबसे दुनिया की प्राचीन संस्कृति बन जाती है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है? प्राचीन मंदिर, मस्जिद, बौद्ध स्तूप, सभा मंडप। तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है और बौद्ध स्तूप कहते हैं कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अस्थियों या उनके ध्वंसावशेषों का, उनके शरीर के किसी अवशेष का सूक्ष्म अंश भी रखा जाता है, तो उसे हम स्तूप कहते हैं। तो उस समय, उस जमाने में अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप बना दिए गए थे और बौद्ध लोग रहते भी रहे होंगे। ग्रिड शैली का शहर नहीं है? ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, कानपुर। तो इसमें कानपुर ग्रिड शैली का शहर नहीं है। ग्रिड शैली का शहर से तात्पर्य होता है पूरी तरह से नियोजित शहर, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, नगर नियोजन का उत्तम प्रबंध हो। तो इसमें कानपुर इस शैली का नहीं है, बाकी तीनों ग्रिड शैली के शहर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी? आपको चौड़ाई नहीं बतानी है, ऊंचाई नहीं बतानी है, केवल लंबाई बतानी है। तो इस विशाल स्नानागार की जो लंबाई, जो विकल्प है 30, 40, 25 या 20 फुट में, तो 40 फुट इसकी लंबाई थी और यह 7 फुट गहरा था। इसे धार्मिक अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर आदर्श विशाल स्नानागार है, जहाँ पर कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। धरती के गर्भ से पानी निकालने के लिए कुएं का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? सिंधु घाटी निवासियों ने, मेसोपोटामिया के निवासियों ने, मिस्र की सभ्यता ने या चीन की सभ्यता ने? तो इसके सबसे प्राचीन जो उदाहरण मिलता है वो सिंधु घाटी निवासियों ने ही इसका किया था। इसलिए धरती से कुएं खोदने का जो श्रेय है वो सिंधु घाटी के निवासियों को जाता है। प्रकारांतर से इसका श्रेय भारत या भारतीय सभ्यता को जाता है, प्राचीन भारतीय सभ्यता को, जिसने यह सुंदर काम किया और यही सभ्यता आज तक सातत्य में चली आई है, ऐसा विद्वानों का मानना है। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए क्या नाम मिलता है? मेलुहा, सिंधु, सिंधु घाटी या हड़प्पा? तो मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ के शिलालेखों में, वहाँ की मोहरों में। चूँकि अभी भी सिंधु घाटी की लिपि हम उस तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए बहुत सारी बातें गर्भ में हैं, लेकिन वहाँ के लिए ऐसा माना जाता है कि मेलुहा शब्द प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो इसी के साथ अगला प्रश्न, पूरब की तरफ की बस्तियों में किसका निवास था? रईसों का, गरीबों का, राजा का या लोहारों का? आमतौर पर इस समय पूरब की तरफ की बस्तियों में गरीबों का निवास होता है, लेकिन उस जमाने में इसका उलट था। रईसों की बस्तियां पूरब में थीं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो है नगर नियोजन और नगर का प्रबंधन पाया जाता है, उसमें ऐसा था। तो ये याद रखना है कि रईसों की बस्तियां पूरब में उस समय थीं
और यह विभाजन जो वर्ग का विभाजन है, तो हर सभ्यता में कुछ न कुछ पाया जाता है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? जॉन स्मिथ, कार्बुजिए, जॉनसन या जॉन मार्शल? तो कार्बुजिए ने चंडीगढ़ की वास्तुकला बनाई थी और उनके वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर नगर नियोजन किया। जो नगर नियोजन का आदर्श सिंधु घाटी सभ्यता में था, वैसा ही आदर्श आपने भी लिया, तो यह भी एक समानता का चमत्कारिक प्रमाण है और नगर नियोजन के विकास का भी सुंदर आदर्श प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या कितनी थी? तो विद्वान लोग मानते हैं कि लगभग 700 कुएं उस सभ्यता में थे अकेले वहां पर। इसका मतलब क्या है कि इसको जल संस्कृत कह सकते हैं। वैसे आज इस समय तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा माना जाता है कि बहुत अत्यधिक वर्षा होती थी और वहाँ का वातावरण नम था, आज की तरह से शुष्क वातावरण नहीं था। अगला प्रश्न, संसार में इसके जोड़ के दूसरी चीज शायद होती, किसने कहा है? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या ओमथानवी ने? तो मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि इसके लिए जो कांसे की मूर्ति एक निकली थी, डांसिंग गर्ल या नर्तकी की जो मूर्ति थी, उसी के संदर्भ में कहा गया है कि संसार में इसकी जोड़ की दूसरी चीज शायद नहीं मिलेगी। और अधिकांश विद्वान इसे कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना मानते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की आदर्श स्थिति को प्रस्तुत करती है। एक ऐसा जैसलमेर का एक गांव है जिसमें खंडहर लोग आज नहीं रहते हैं, तो वह गांव कौन सा है? कुलधरा, हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा? तो कुलधरा ही वह गांव है जहां पर पत्थर के घर तो हैं, लेकिन कोई वहां रहता नहीं है। कहते हैं राजा से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में वहां के लोग अपना सामान थोड़ा बहुत लेकर भागे। बाद में वहाँ के दरवाजे और अन्य चीज़ें दूसरे लोग उखाड़ ले गए, लेकिन वह गांव बिल्कुल ही अभी जैसा लगता है कि मानो अभी भी लोग यहाँ रहने आएंगे। और वहाँ की चूँकि पत्थर के घर थे, इसलिए घर भी नहीं गिरे हैं, अभी ज़्यादा खंडहर नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे पुरातात्विक स्थल लगता है। सोने की सुई किसको मिली? काशीनाथ दीक्षित को, रखलदास बनर्जी को, जॉन मार्शल या मार्टिन व्हीलर को? तो काशीनाथ दीक्षित जी को एक सोने की सुइयाँ भी मिली हैं। वैसे तांबे की भी सुइयाँ मिली हैं, वहाँ पर चांदी की भी सुइयाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के निवासी वस्त्र कला में भी पारंगत थे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर कपास के उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ उत्पादन के भी साक्ष्य मिले, अनाज और कपास दोनों के। सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ों पर कढ़ाई की जाती थी, उसे आजकल क्या कहा जाता है? उसे आजकल अजरक के नाम से जाना जाता है, जो कि सालों पर और कपड़ों पर, दुशालों पर जो चित्रकारी या जो वहाँ पर कढ़ाई की जाती है, उसे हम अजरक के नाम से जानते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह की कढ़ाई की जाती थी। तो परंपरा आज भी वही जिंदा है जो सदियों पुरानी है। परंपराएं जल्दी बदलती नहीं हैं, तो यह हम सब के लिए बहुत ही आदर्श की बात है। अतिमेध दबे पांव के लेखक कौन है? राखलदास बनर्जी, काशीनाथ दीक्षित, ओमथानवी या जॉन मार्शल? तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो अधिकांश लोग बता ही देंगे। ओमथानवी जी इसके लेखक हैं और ओमथानवी जी को इस यात्रा वृत्तांत के लिए सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत का पुरस्कार भी अभी 2 वर्ष पूर्व मिल चुका है। तो इस प्रकार से यह यात्रा वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूँकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम सब के लिए भी बहुत मान्य है और महत्वपूर्ण है। घरों के मुख्य दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? हड़प्पा सभ्यता में घरों के जो दरवाजे थे वो बगल की गली में खुलते थे। मुख्य सड़क पर उन मकानों का पीठ ही रहता था और वहाँ पर कोई अपना मुख्य दरवाज़ा नहीं बनाता था। तो इसके बहुत से कारण रहे होंगे, यातायात को प्रबंधित किया जा सके, दुर्घटनाओं की आशंका भी न हो। तो ये सारे कामों के लिए जो घरों के दरवाजे थे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वरन गली में खुलते थे। तो ये देखिए कितनी आदर्श स्थिति है समाज के सुनियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की तर्ज पर कौन सा आधुनिक नगर बसा है? तो कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ या देहरादून में से कौन सा नगर है?
तो यह नगर है चंडीगढ़, जिसको कार्बुजिए ने डिजाइन किया है। और संजोगता है इसकी जो नगर नियोजन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही मिलता जुलता है। अब उनको किस तरह से इस चीज़ का एहसास हुआ कि ऐसे ही डिजाइनिंग करें, यह भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के परंपरा आज भी जिंदा है और ऐसे बहुत सारे नगर बसें, हमारा देश उन्नत करे। और आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।